Audible, audible. All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the doubt session of our chapter number 3, periodic table wala chapter. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? कहाँ हो तुम लोग? आखिर हो कहाँ तुम लोग? देख लेती हूँ, मतलब जल्दी से रीचेक कर लेती हूँ इस चीज को. Am I clearly audible and visible to all of you? Hi. Good evening, Namrata, Jasmine, Anushka, Garvit, Ekta, Sonia, Jashpreet, Shivam, Pratishtha, Bhumi, Deepika, Sonima, Vikas, Sia, Bhavesh, Shai, Nivishita, Jaya. Hi. Good evening, everyone. I hope I am clearly audible and visible to all of you. और दिखाई सुनाई दे रही हूँ ना? क्या बात है. खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी क्लास है. फिर कल से तो लीव है पूरी प्रॉपर 1 हफ्ते की, है ना? कल से तो 1 हफ्ते तुम छुट्टी पे जा रहे हो, है ना? पता है ना? कल से आपकी 1 वीक की छुट्टी है. 1 वीक मतलब कितना हुआ? 1 वीक मतलब 7 दिन थोड़ी हुआ, 8 दिन हुआ ना, संडे टू संडे. 8 डेज, 8 दिन की छुट्टी. क्या चाहिए यार तुम्हें जिंदगी में? हाँ, 2 पल की जिंदगी है, उसमें से 8 दिन की तुम्हारी छुट्टी हो गई है. ठीक है, चलो. ऑल राइट. तो यार आज हम खत्म करने वाले इस चैप्टर को. खत्म तो हो ही चुका है यार ये. अब थोड़ा सा इसमें डाउट सेशन अपने आप ही चल जाता है कभी कभी, है ना? तो हमारा थोड़ा सा डाउट सेशन थोड़ा सा बचा है, तो उसको आज क्लियर कर लेंगे. और सीपीपी मिल गई हमारे बच्चों को. सीपीपी मिल गई ना? तो भाई सीपीपी पीपीपी देखते रहना. ठीक है. चलो, तो सीपीपी एक बार जरूर चेक करना, रिवाइज करना, अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, सॉल्व जरूर करना. उसके पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डाउट सेशन आज का. अच्छा, तो डाउट सेशन के पहले क्विक समरी हो जाए भाई. वैसे इस चैप्टर की क्विक समरी की आज सच बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि इस चैप्टर में आप कुछ भी पढ़ लो क्विकली, पर आपको हर एक में एक एक्सेप्शन ध्यान से समझने होते हैं. तो मैं क्विक समरी दे रही हूँ, बट मैं अगेन आपसे कोशिश करूंगी कि आप ये चीज याद रखो कि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक एक्सेप्शन को ज्यादा डिटेल में आपको जानना ही पड़ेगा. ठीक है, फिलहाल क्विक समरी की हम बात करते हैं. तो क्विक समरी में हमने ये जाना कि सबसे पहले देखो पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना? पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्या इंपॉर्टेंस होती है पीरियोडिक टेबल की? कि मैम जो पीरियोडिक टेबल होती है, अगर वो होगा तो एक सिस्टमैटिक तरीके से हम स्टडी कर पाते हैं किसी भी एलिमेंट की. ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी कर पाते हैं, है ना? सिस्टमैटिक स्टडी कर पाते हैं एलिमेंट्स की, है ना? और उससे हम निकाल पाते हैं क्या सिमिलैरिटी है एक एलिमेंट की दूसरे से, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, कल को कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसे कहां रखा जाएगा, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है. इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे. ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं सेकंड, है ना? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे. ठीक है, जैसे कौन से साइंटिस्ट है? जैसे कि लेवोशियर, सबसे पहले आए लेवोशियर जी, है ना? लेवोशियर जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट्स जो है उन्हें 2 तरीके से डिवाइड कर दो, एक मेटल, एक नॉन मेटल. ठीक है, तो मेटल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, है ना? जैसे डक्टाइल होंगे, मेलिएबल होंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे. वही नॉन मेटल्स इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी दिखा रहे होंगे. तो इनके हिसाब से बस 2 ही तरीके से हम मेटल्स और नॉन मेटल के तरीके से एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कौन है? डॉब्रीनियर जी है ना? डॉब्रीनियर जी है, डॉब्रीनियर. ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना एक बार. डॉब्रीनियर जी ने क्या बोला? इन्होंने बोला मैम आप ना ट्रायड्स बना दो. ट्रायड्स क्या बोला डॉब्रीनियर जी ने? कि भैया हम ना ट्रायड्स बनाएंगे. ट्रायड्स मतलब एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, और जिन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाइए, है ना? वी हैव अरेंज्ड द ग्रुप ऑफ 3 ट्रायड्स. डॉब्रीनियर ट्रायड, 3 एलिमेंट का ग्रुप बना लो, और उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब उन्होंने बोला फिर मैजिक हो जाएगा. क्या मैजिक होगा? जो पहला और आखिरी एलिमेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो होगा, उसका जब हम एवरेज सम निकालते हैं तो वो मिडल एलिमेंट के बराबर आ जाता है. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, है ना? यस मैम. तो इन्होंने बोला लास्ट के जो 2 एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जब हम एवरेज सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा मैम? वो आएगा इक्वल टू द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. उसके मास के बराबर आ जाएगा. पर ये थ्योरी फेल कर गई, कई हद तक चली, पर कुछ एलिमेंट्स जैसे आगे हम बढ़ते गए तो ये चीज काम नहीं करी. ठीक है, उसके बाद भाई न्यूलैंड जी है. न्यूलैंड
न्यूलैंड जी ने ऑक्टेव्स बताया, तब तक आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कौन से साइंटिस्ट ने ग्राफ के थ्रू हमें समझाया था। ग्राफ के थ्रू किसने समझाया था हमें कि पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो न्यूलैंड जी ने क्या बोला, भाई यार क्या यार म्यूजिक के शौकीन, सा रे गा मा पा धा नी सा, हर सा के बाद 8th नोट क्या आ रहा है, सा, मतलब एक के बाद जो 8वां एलिमेंट आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। बाकी सब सेम की सेम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दो, है ना, उसके बाद क्या करो, उसके बाद इनमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कर दो। अब तुम देखो हर पहला और 8वां एलिमेंट बराबर आएगा। अच्छा याद रखना इन्होंने नोबल गैस तो रखी ही नहीं थी, नोबल गैस तो थी ही नहीं इनके हिसाब से, ठीक है, तो कई सारे एलिमेंट को इन्होंने छोड़ दिया और हैवी एलिमेंट्स में इनकी थ्योरी वर्क नहीं करी, तो यहाँ पे न्यूलैंड जी का ऑक्टेव्स भी गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है, मेंडलीव, नहीं, लोथरमियर, वेरी गुड, लोथरमियर विल बी द राइट आंसर। चलो उसके बाद कौन है, उसके बाद हमारे पास लोथरमियर जी है, लोथरमियर जी, ठीक, लोथरमियर जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने बोला सेंटर ही सही है, हाँ, तो लोथरमियर जी ने बोला कि भाई कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ बनाओ, है ना, उस ग्राफ में जो टिप है उसमें मेटल्स दिखा दो, एल्कली मेटल्स, है ना, फिर जो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहे हो नॉन मेटल्स दिखा दो, नीचे आते टाइम आप हैलोजेंस दिखा दो, ठीक, और इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को पुट कर दिया। पर दिक्कत ये 118 एलिमेंट है, उनको ग्राफ के थ्रू आप कैसे समझोगे, तो ये भी गलत हुआ। उसके बाद हमारे पास है मेंडलीव जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल से मिलाया, जान पहचान कराई, हमें पता ही नहीं था इससे पहले, है ना, तो उन्होंने बोला भाई कुछ पीरियड्स बना दो, कुछ ग्रुप्स बना दो, कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स है ये नहीं बताए, और इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करो, जो डिस्कवर नहीं हुए उनको उनके लिए जगह छोड़ दो। और इनका पीरियोडिक लॉ बड़ा फेमस हुआ है ना, कि जो यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही रख रहे हैं, पर कुछ गलतियां निकल के आई। कई बार जैसे आइसोटोप्स हो गए, उन्हें आप कहाँ पुट करोगे, एक से ज्यादा एलिमेंट रखते जाओगे क्या हर बार, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट मास आप रख रहे हो, तो मास के 4 मास है तो 4 जगह रख दोगे हाइड्रोजन को या किसी भी एलिमेंट को जिसके 4 मास है, 3 मास है, उसका क्या, है ना। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे हम देख रहे थे कि कई कई चीजें हैं जो डायरेक्टली मैच ही नहीं कर रही जिस तरीके से आप रख रहे हो, एनिमलस बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास क्या, फाइनल हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, कोई बताएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न, आज के टाइम पे हम उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर वो सोल्यूशन था जितनी प्रॉब्लम्स हमें ऊपर आई हैं, और इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये था, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक number. The physical and chemical properties of the elements are arranged in increasing order of atomic number. ये इनका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ठीक है, मोजले जी ने, वेरी गुड, तो ये किसने हमें बताया, मोजले जी ने, मोजले जी ने, ठीक है। खैर इनके साथ एक दो साइंटिस्ट और भी थे, बट हाँ मोजले जी ने हमें इसके बारे में एग्जैक्ट समझाया था, ठीक है, हेनरी मोजले ने हमें इसके बारे में समझाया था, तो मोजले जी ने हमें ये सारी बातें बता दी, और उन्होंने बोला कि ऐसा करो 7 हॉरिजॉन्टल रोज रखो जिन्हें आप पीरियड्स बोलोगे, 18 वर्टिकल कॉलम्स रखो जिसे आप ग्रुप्स बोलोगे, ठीक है, तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो उस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, कुछ इस तरीके से बन के ये ऐसे होती थी, है ना, नीचे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते थे, तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक है। तो यहां तक हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने एक एक करके जाना था कि कौन कौन से किस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, नेक्स्ट आए हमारे पास ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स बता दो भाई कौन कौन से पीरियड में होते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स, सबसे पहले जैसे ही मेरे पास ब्रिज एलिमेंट्स नाम आएगा मुझे एक वर्ड याद रखना है, विच इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। तो जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड 2 के, बता दिया सबने, आंसर बताया सबने, आंसर बताया, आंसर बताया, चलो मैं बता देती हूँ, पीरियड 2 और पीरियड 3, जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड 2 और पीरियड 3 के, उनके बीच में डायगोनली रिलेशनशिप देखने को मिलता है। उनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिलती है ना, क्योंकि किसी की पोलराइजिंग पावर सेम है ना, किसी में एटम का साइज सेम है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है ब्रिज एलिमेंट्स डायगोनली, पीरियड 2 के एलिमेंट्स पीरियड 3, पीरियड 2 पीरियड 3, इस तरीके से हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है डायगोनली, तो इसे हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। एनिमलस बिहेवियर है ना, अलग टाइप का बिहेवियर है। पीरियड 2 और पीरियड 3 आपको यहाँ पे याद रखना होगा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था, ठीक है। चलो तो एक हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद तो देखो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आई थी, है ना,
इसके बाद तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आई थी केवल। तो प्रॉपर्टीज क्या आई हमारे पास, क्या आई प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये ऐसे करते हैं, चलो चलो लिख लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या कहता है भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये बोलते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एंड टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे आपको कुछ सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज दिखेंगी, सिमिलैरिटीज या फिर डिसिमिलैरिटीज दिखेंगी, ठीक। उसे ही आप पढ़ते हो डिसिमिलैरिटीज, ठीक, उसे आप पढ़ते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो हमारे पास कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, हमारे पास कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास 5-6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और इस पे हमने हर एक प्रॉपर्टी पे एक एक लेक्चर पढ़ा है, ठीक है। जिसमें मेजर हमारे लिए 4 थी और बाकी सारी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस मैम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, सुनना ध्यान से, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है उसे आप बोलते हो एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक रेडियस होती है, क्या हम ऐसे बोल रहे हैं बट एग्जैक्टली ऐसे नहीं निकलती, हमें अलग अलग टाइप की पढ़नी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके की रेडियस होती है। जैसे नंबर 1 पे आती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सी रेडियस आती है, आयनिक रेडियस, है ना, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, या आयनिक एंड में लिख लेना है, मेटालिक रेडियस, क्योंकि इसमें ऑर्डर ही लिख देते हैं हम लोग, है ना, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं ऑर्डर लिख देते हैं, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, और फिर आती है हमारे पास क्या, हमारे पास आती है वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। ये तीनों रेडियस, जिसमें वैन डर वाल्स रेडियस बड़ी होती है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आती है हमारे पास मेटालिक रेडियस, फिर आती है कोवेलेंट रेडियस, एक और रेडियस होती है और वो होती है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का अपना ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर होता है याद करो, कैटायन, न्यूट्रल, एनायन, है ना, कैटायन, न्यूट्रल, एनायन। तो कैटायन की रेडियस सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल और फिर उसके बाद एनायन, ठीक है। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? मैम आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर्कल इतना बढ़िया कैसे बनाते हो? ये क्या बात हुई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर्कल, मैं सोच रही हूँ ये कैसा डाउट है। कुछ नहीं बेटा, मैंने बहुत सारी कॉपीज चेक करी है ना, थोड़ा ऑफलाइन में पढ़ाया था तो कॉपीज चेक करते थे, तो मुझे सर्कल बनाने की बहुत अच्छी आदत हो गई, तुम्हें बहुत अच्छा सर्कल शेप बनाना आता है। वो तो ये कहो तुम मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे होते तो और इम्प्रूव हो जाता वो सर्कल। आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, सॉरी, ठीक है, ठीक है, चलो ये सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पे सब कुछ सही है, गलत है, वेरी गुड, गलत क्या है, क्या गलत है, क्या गलत है, याद आया कुछ, याद आया कुछ, वेरी गुड, मगन तो नहीं हो गए थे ना क्लास में। तो पहले आएगा मैम एनायन, है ना, फिर आएगा न्यूट्रल और फिर आएगा कैटायन, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर होता है, एनायन, न्यूट्रल और फिर कैटायन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग टाइप की रेडियस होती है, ठीक। और एटॉमिक रेडियस में क्या पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड, है ना, लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड। मैम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। टॉप से बॉटम आएंगे तो मैम ये इंक्रीज कर जाएगा, ये इसका ट्रेंड होता है, ठीक है। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, सेकेंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस में आपने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, जैसे कि नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, उन सबका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो नोबल गैसेस है, वैन डर वाल्स रेडियस बनाती हैं, ठीक है, तो वो उठ के हमारी आगे आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई एनायन, कैटायन ऐसा दिख गया तो इस तरीके से भी रेडियस देखी जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम में कितनी एनर्जी दो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसे आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लेफ्ट टू राइट में क्या करेगी, इसी का जस्ट उल्टा, मैम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करेगी,
एंड मैम ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी में भी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसा एलिमेंट जैसे नोबल गैसेस हो गई या कोई भी स्टेबल हो गया, कोई भी स्टेबल हो गया, तो भाई उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना। वहीं कोई भी अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है, जैसे हम स्टेबल बोलते हैं, तो हम उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकाल पाते, ठीक है। अच्छा ये याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब एक ही चीज पे डिपेंड करेंगे, क्या? एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर, लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, चलो। ये सब के सब जो भी आप आगे अभी पढ़ोगे, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक, कॉमा कॉमा। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ भी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर स्टेबल है तो मोर वैल्यू हो जाएगी, ठीक, तो ये इनके प्रोपोर्शनैलिटी साइन होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, है ना, जितनी भी एनर्जी बाहर निकले जब एक एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अच्छा इट इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ऐसे लिख लो, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही होता है, बस दोनों का साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी बाकी सारी चीजें सेम होंगी, लेफ्ट टू राइट ये भी इंक्रीज करेगा, बाकी सब ऊपर का सेम है, ठीक है, सब कुछ ऊपर का सेम है, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच लेगा, सारी चीजें इसमें भी सेम है, ठीक है, सारी चीजें इसमें भी सेम है। आपने मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल यानी कि लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो, लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? जो एटॉमिक रेडियस करता है, यानी कि क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी, और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करेगा। वही नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन्हीं सब की तरह हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इन्हीं सब की तरह होगा, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इन्हीं सब की तरह होगा। फिर एक्सट्रीम लेफ्ट की अगर आप बात करते हो तो उनकी जो ऑक्साइड्स होती है मेटल की, वो बेसिक नेचर की होती है। एक्सट्रीम राइट की जब आप बात करते हो तो उनकी जो मेटल्स होती है, मेटल की ऑक्साइड्स होती है, वो कैसी होती है? मेटल कह रही हूं, उन जो एलिमेंट्स है उनकी जो ऑक्साइड्स होती है वो कैसी होती है? वो हो जाती है बेसिक नेचर की, सॉरी एसिडिक नेचर की। तो इधर साइड हमारे कैसे होते हैं? बेसिक नेचर की ऑक्साइड। राइट साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर की ऑक्साइड। सेंटर में कैसे आ जाते हैं? एम्फोटेरिक, जो एसिडिक भी दिखा रहे हैं और बेसिक नेचर भी दिखा रहे हैं। तो दैट वाज अबाउट क्विक समरी। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मैम कुकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन, अरे तो वो तो आपके उसमें है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, वो यहाँ कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा वो? चलो, क्या हमारे बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से बता दो तो हम बढ़ जाए थोड़ा सा आगे। अगर आपको ये वाली बात क्लियर है, किसी को नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, बहुत ही फटाफट से, एकदम तेजी में, बहुत ही भयानक तेजी तरीके से। 1 मिनट का तुम्हें टाइम दे रही हूँ, ये 20-20 में मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगी। 20-20 समझ रहे हो? समझ रहे हो? 20 तक का तुम्हारे पास टाइम है, फटाफट से इसको बहुत ही जल्दी से, तेजी से रिवाइज कर लो, बहुत ही तेजी से इसको रिवाइज कर लो। क्लियर 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 क्लियर, और क्लियर लिख देना और नोटेड लिख देना। जल्दी से बता दो, क्या हमारे बच्चों को हो गया है क्लियर और नोटेड? क्या हमारे बच्चों को हो गया है क्लियर और नोटेड? यस और नो? यस और नो? यस, चलो डन डन, ठीक है फिर ऑल राइट, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1,
मैम प्लीज शेयर योर, अरे यार क्या हेयर केयर रूटीन बताने आई हूँ क्या मैं तुमको यहाँ पे, यहाँ पढ़ाने आई हूँ लग रहा है कि प्लीज शेयर योर नोट्स पीडीएफ रीड कर रही हूँ, प्लीज शेयर योर हेयर केयर रूटीन। कोई रूटीन नहीं है बेटा, रूटीन होता तो ऐसे बाल होते मेरे, यहाँ ये बाल होते मेरे रूटीन होने के बाद। हाँ पढ़ लो चुपचाप, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे नहीं झड़ेंगे, पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो स्ट्रेस के मारे पूरे, अब ये मत कहना पढ़ाई करने से मुझे स्ट्रेस होता है ठीक है। चलो तो 20-20 हो गया, हाँ ठीक है 20-20 हो गया, देख लिया मैंने। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बताइए विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज, मैं जब भी डाउट सेशन लेती हूँ तो मैं आपको हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको चीजें समझा पाऊँ, एज आई ऑलवेज से कि हमारा मार्क्स लाने पे फोकस ज्यादा ना होते हुए ये फोकस होना चाहिए कि हमें समझ में आ रही है चीजें यानी। लेकिन अल्टीमेटली मार्क्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो आप हमेशा ये चीज देखा करो कि मैं आपको समझाऊंगी, हर चीज करूंगी, बट जो लिखा है, जो भी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि एज अ आंसर प्रेजेंट कैसे करना है आपको, है ना, उस पर ध्यान दिया करो थोड़ा सा। या आप क्लास के बाद भी वो चीज देख सकते हो। मेन मोटिव होता है आपका मेरी क्लास में कि भाई हर चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए दिमाग में, कि आप कभी भी उसको गलत करो ही नहीं, है ना। पर आपको खुद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए और देखना चाहिए, एक बार रीड कर लेना चाहिए कि क्या डेफिनेशन में लिखा है, किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज आपको खुद से सीखा करो, ठीक है, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच, अच्छा आंसर दे रहे थे क्या, एटॉमिक मास, वेरी गुड वेरी गुड, और बताओ, वेरी गुड, एटॉमिक मास इज द राइट आंसर। शील्डिंग इफेक्ट नहीं। Which important property did Mendeleev use to classify elements in periodic table and did he stick to that? तो वो किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, वो कर रहे थे एटॉमिक मास के बारे में, एकदम करेक्ट है ना। तो हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास लेके नहीं लिख के आएंगे, ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा फ्रेम करेंगे, ठीक है। डिड ही स्टिक टू दैट, तो हाँ भाई उन्होंने उसके बारे में बताया भी था। मेंडलीव यूज्ड एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट as the basis of classification of element in the periodic table. Yes, he did stick to it and classify elements into groups and periods. जो मैंने आपको बताया कि उन्हें ग्रुप्स और पीरियड्स में उन्होंने बांट दिया था। कितने ग्रुप कितने पीरियड एग्जैक्टली वो नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी पीरियोडिक टेबल तो आज के टाइम पे हम यूज नहीं करते हैं, है? तो वो बता भी रहे होंगे तो सही नहीं था हमारे हिसाब से। तो हमने ये बोला, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया बस ग्रुप्स और पीरियड्स में, ठीक है, और उन्होंने उस चीज पे बात रखी। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, on the basis of quantum numbers justify that sixth period of the periodic table should have 32 elements। sixth period में 32 element क्यों होंगे, इसको आप justify करिए, ठीक है। तो अगर हम sixth period, अच्छा ठीक है, मतलब n equals to 6 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s, है ना, इस तरीके से। सिक्स्थ पीरियड 1 2 3 4 5 सिक्स्थ पीरियड की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्स पीरियड कैसे होगा, ये रहा, है ना, सिक्स्थ पीरियड। तो 6s आया, उसके बाद 4f आया, उसके बाद 5d आया, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 6s 6p। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते जाएंगे, है ना। 6s आया, 4f आया, 5d आया, है ना, आ गया ना, 6s 4f 5d और 5p, ठीक है। तो इतनी हमारे पास शेल्स आएंगी। तो s के लिए हमारे पास 6s आएगा, फिर हमारे पास p आएगा, फिर हमारे पास 5d आएगा और 4f आएगा, है ना। s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10 और f में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 14, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6 10 12 1 कैरी 3 32 था 32 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32, यानी कि टोटल एलिमेंट्स भी कितने हो गए 32। आया समझ में, क्योंकि मैम 14 लैंथोनॉइड्स होते हैं इसलिए। क्यों बेटा, क्यों 14 लैंथोनॉइड्स से इसका क्या लेना देना, मतलब मैं समझी नहीं। वो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर के बेसिस पे आपको ये बात बतानी है कि जस्टिफाई करना है, जो सिक्स्थ पीरियड होता है उसके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका लैंथोनॉइड से क्या लेना देना, मतलब सर पैर नहीं हुआ ना इस बात का, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैम मैं रिवीजन करती हूँ लेकिन याद नहीं रहता, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है बेटा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि याद नहीं हो रही, ये वो इट्स ओके। होता क्या, जैसे हर एक की अपनी मेमोरी होती है। तो हो सकता है आपने जैसे 10th में जिस हिसाब से पढ़ाई करी तो 11th में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं याद हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, विच इज कंसिस्टेंसी। अच्छे से कंसिस्टेंट रहो, अगर नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं,
बैक टू दैट टॉपिक वापस से आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ने का टाइम बढ़ा लो, है ना, नो मैटर कोई और कितनी देर पढ़ रहा है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है या नहीं याद रह रहा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लो। क्लास में आने के पहले, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, किसी भी क्लास में जाने से पहले उसको रिवाइज कर लो 15-20 मिनट, और इस तरीके से आपको याद अपने आप होने लग जाएगा, ये मैं सच बोल रही हूँ, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दो, और अगर इतना टाइम नहीं भी मिलता है तो सबसे सिंपल फंडा होता है, किसी भी क्लास में जाने से पहले प्रीवियस क्लास का अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको अपने आप चीजें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। और ये कंसिस्टेंटली करना होता है, नहीं कि 4 क्लास में कर लिया, अरे हो ही नहीं रहा तो 5वें में क्यों करे, कंसिस्टेंटली करो, अपने आप होंगी चीजें याद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? 6s 4f 5d 6p, तो यही तो लिखा है 6s 4f 5p 5d, सही तो है, 6s 4f 5d 5, अच्छा 6p आएगा, हाँ सॉरी सॉरी 6, सॉरी 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 5d क्यों, 5p नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकेंड, रुको रुको रुको, ये 6p आएगा, हाँ इसको सही कर लेना, 6p, दिस विल बी 6p, है ना, क्योंकि उसके बाद 6p आ रहा था, ये आ रहा था ना, ये सॉरी ये हटा देना ना, ये वाली हटा देना, मैंने गलती से उसे मार्क कर दिया, 6p आ रहा है ना उसके बाद, तो हमारे पास आएगा 6s 4f 5d 6p, ये 4 सबशेल्स आ रही थी हमारे पास, ठीक है, 6s 6p, और लिख लेना 6s, आप चाहो तो लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, सबसे पहले 6s आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4f 5d और 6p, है ना, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को वापस से सुन सकते हो, इसने बोला, इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, पहले आप क्वांटम नंबर देखिए और बताइए सिक्स्थ पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल में, जो सिक्स्थ पीरियड, छठा पीरियड है, उसमें 32 एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है, क्वांटम नंबर उठा के देख लेते हैं, सिक्स्थ पीरियड यानी कि n इक्वल्स टू 1 है, देखो ये n इक्वल्स टू 2 है, 3 4 5, ये n इक्वल्स टू 6 है, तो 6 वाले में क्या हुआ, सबसे पहले 6s में गया, फिर 4f में गया, 5d में गया, 6p में गया, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई होगी, है ना। तो हमने सारी सबशेल्स को उठाया और हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में 32 जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 32 एलिमेंट्स बैठे होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, मेरे ख्याल समझ में आ गया, मैंने रिपीट भी कर दिया, आगे बढ़ते हैं, तो इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है देखो, द सिक्स्थ पीरियड करस्पॉन्ड्स टू सिक्स्थ शेल, पहले मैं आपको समझाऊंगी, खुद बताऊंगी, आपसे पूछूंगी और फिर हम रीड करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पैटर्न भी पता चले। सिक्स्थ पीरियड करस्पॉन्ड्स टू सिक्स्थ शेल, सिक्स्थ पीरियड का मतलब है आप सिक्स्थ शेल की बात कर रहे हो हमसे, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सिक्स्थ शेल इज 6s 4f 5p और 6d, ठीक है, तो ये हमारी शेल्स हो गई, ठीक है, 6s 4f 5p और 6d, ठीक है, ये हमारी शेल्स हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच कैन बी प्रेजेंट इन दीज शेल 2 14 6 और 10, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल करस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, देयरफॉर सिक्स्थ पीरियड शुड हैव 32 एलिमेंट्स, तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया एग्जैक्ट यही यहाँ पे हो गया। 20 मिनट्स पहले आप क्लास ही खत्म कर देना, अरे बेटा सब खत्म कर देंगे, तुम एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हो, 20 मिनट पहले अभी क्लास खत्म करा लोगे, मौज एकदम मस्त नंबर, मस्त जीरो आएगा तुम्हारा, बहुत शॉर्ट, एगिटेरियन बनना है क्या तुम लोग को, एग्स वेग्स मिलेंगे तुमको, बहुत अच्छे से सारे 0 मिलेंगे एग्जाम में, जिस हिसाब से पढ़ाई में तुम लोग कर रहे हो चीजें, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से ये चीज सबको समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर आ गया मेरे पास, इसको अच्छे से रिवाइज करना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर ले मैम, कर लो बेटा, कर लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, अभी सही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर विल यू लोकेट एलिमेंट 114, चलो तुम बताओ जल्दी से बताओ, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 114 है विच इज 114, आप उसे कहां पे रखने वाले हो पीरियोडिक टेबल में, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 114 है, आप उसे कहां रखने वाले हो पीरियोडिक टेबल में, जल्दी से बता दो, 114 का मतलब बताओ पहले तो, 114, अच्छा अगेन अब ये मत बोलना मैम ये हमने पढ़ा है क्या, सब पढ़ा है तुमने, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, 114 का मतलब पहले आप समझो, आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बोल रहे हो, वो बोल क्या रहे हैं, in terms of this period and group where will you locate, लोकेशन पूछा है ना, लोकेशन कैसे बताते हैं, मतलब मैम हमें उसका पीरियड बताना होता है ना, हमें उसका पीरियड बताना होता है, हमें उसका ब्लॉक बताना होता है, हमें उसका ग्रुप बताना होता है, यही सब तो बताते हो, इसी का तो मतलब हुआ लोकेशन बताना, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके लिए मैम सबसे पहले एक काम होता है और वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको याद हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार 114 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, लिखो ना, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s एंड सो ऑन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स भेजो,
2 4, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को आपको भेजना है। खैर मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं कभी इतना ज्यादा तो आपको नहीं बोलूंगी आप करो, मैं तो बोलती हूँ नोबल गैस याद रखो इसके पहले वाली। तो अगर आप इसकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो नोबल गैस रेडॉन आएगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। 86 मैम ये याद रखना था क्या? याद करो, किसको किसको याद है? मैंने मैजिक नंबर्स कराए थे 2 8 18 18 2 8 8 18 18 32 याद है? क्यों बता रहे थे मैजिक नंबर्स? ताकि तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो। मैंने बोलता जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सभी का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हमें क्या करना है, फिर हमें मैजिक नंबर्स थोड़े से याद रखने हैं और मैजिक नंबर्स के थ्रू निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए रेडॉन आता है 86 एटॉमिक नंबर पे। रेडॉन किसमें आता है? 86 एटॉमिक नंबर पे। क्या हुआ, डर गए क्वेश्चन देख के? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आगे अब आप देखो यहाँ पे 86 कहाँ आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ 6s p d f 7s 7p 7d 7f 8s इस तरीके से आते जाओ, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कहीं पे आके मिलेगा रेडॉन, ठीक है। तो आपको 7s2 चेक कर लेना, 7s2 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 7s2, ठीक। उसके बाद आया 7p, 86 भेज दिए और आपको 114 भेजने थे, 114 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और 86 आपने भेज दिए। 14 माइनस 6 इज व्हाट 8, 10 माइनस 8 इज व्हाट 2, 28 और भेजने, 28 और भेजने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5f, सॉरी 7s के बाद क्या आएगा? 7s के बाद क्या आएगा? 5f आएगा ना, 5f आएगा, वेरी गुड। तो 5f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? देखो 5f में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 14 15 16, 16 भेज दिए, 86 भेज दिए, कितने हुए? 12, 1 कैरी 8 9 10, 102। कितने इलेक्ट्रॉन और भेजने? 10 इलेक्ट्रॉन और भेजने। 7s फिल किया, 5f फिल किया, 5f के बाद क्या आएगा? 6d, 6d में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भेज दो। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके बेसिस पे आप बताइए कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, क्या है। पीरियड कैसे बताते हैं मैम? एन को देख के। पीरियड कैसे बताते हैं? एन को देख के। लास्ट शेल एन, ये एन की वैल्यू है 6, तो पीरियड कौन सा है? 6th पीरियड में आएगा। अच्छा अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको वैसे भी पता होगा, फिर आप ब्लफ कर सकते हो। आप पहले ये लिखो, फिर आप उसकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। ब्लॉक कौन सा आएगा मैम? लास्ट डी में गया है तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ग्रुप कौन सा आएगा? ग्रुप कौन सा आएगा? डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हो बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हो? डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे? अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन और जाएंगे क्या? एक सेकंड, 86 14 10 2 6 10 12, अच्छा सॉरी 114 था, सॉरी रुको 7p आएगा। रुको एक सेकंड, इसके बाद 7p भी तो आएगा। मैंने 112 फिल कर दिया ना, 112 नहीं, रुको इसके बाद आएगा 7p, 2 इलेक्ट्रॉन, 5f 6d 7p, 7p भी आएगा। 114 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 112 समझा, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड कौन सा हो जाएगा? 7th, हो जाएगी n की वैल्यू। पीरियड कौन सा आएगा? 7th पीरियड। ब्लॉक आएगा p, और p ब्लॉक कैसे निकलता है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 12 प्लस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, कितना आ जाएगा? 14th ग्रुप, और इसको रोमन नंबर में लिख देना। बताओ भाई किसे किसे ये वाली बात क्लियर हो गई? कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये वाली 6p होगा ना मैम? कर दिया मैंने, है ना, सब रख दिया यहाँ पे। बताओ किसे किसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 12 प्लस, हाँ बेटा 12 प्लस कर दोगे ना। अच्छा कई बुक्स में लिखा रहता है 10 प्लस, फिर वो 2 और 10 यहाँ करते हैं, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप उसे ही लगाना, ठीक है। बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? पीरियड तो 5 होगा ना मैम, क्यों 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 क्यों? पहले 7s में गया, फिर 5f में गया, फिर 6d में गया, फिर 7p में गया, तो 7p वाला हुआ ना बेटा। क्लियर है? 14th ग्रुप होगा, हाँ बेटा, ठीक है ना। आया समझ में? नोट किया? किसे किसे क्लियर है? क्लियर 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 बेटा, सिर्फ लिखना नहीं, क्लियर आपको आना भी चाहिए। देख लो आंसर क्या आ रहा है, 7 14p, 7 14p सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। मैम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप वो प्रिंसिपल याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ, मत याद करो। आप वो प्रिंसिपल समझो ना। आप वो प्रिंसिपल तो आसान है, एक शेल में एक सब शेल, 2 में 2 सब शेल, 3 में 3 4 5 6 इस तरीके सब शेल भरते जाओ और एक एक करके इलेक्ट्रॉन। एक और चीज, अगर आपको ये याद ना हो रेडॉन तो भी बड़ी बात थी है। मान लो आपको नहीं याद, मैम हमें तो याद ही नहीं नोबल गैस, तो करो बैठ के इसकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक हमने कर ली रेडॉन बोल के, लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हो, इसके आगे आप इलेक्ट्रॉन्स डालते जाओ, ठीक है।
तो आपको ये नहीं सोचना कि हमें आता है या नहीं, वैसे आना तो चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ एनसीईआरटी रीड करो इस चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल याद रखो इस चैप्टर में, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। Which element do you think would have been named by? अच्छा ये एक पॉइंट ऐसे याद रख लेना, कई बार एग्जाम में जैसे क्योंकि स्कूल का एग्जाम होता है वो चीजें पूछ लेते हैं, तो आप इसे याद रखना। लॉरेंशियम, अच्छा पहला क्या था हमारे पास, लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी, तो यहां से जो एलिमेंट आया उसको आपने नाम दिया है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम, ठीक है, स्पेलिंग पीछे से देख लेना। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी, तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट में आप नोट कर लेना अपने नोट्स में ही, तो उसे आप बोलते हो लॉरेंशियम, जो अपना बैठा होता है ना वहां पे क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक में, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 103 होता है, ठीक है। सीबॉर्ग्स ग्रुप, तो इसको आप बोलते हो सियोबोर्जियम, सियोबोर्जियम, ठीक है, सियोबोर्जियम, ठीक है, सियोबोर्जियम, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है 106, तो इसको एक्स्ट्रा नोट्स में लिख लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इसलिए लिखा है कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट पता हो, ठीक है। तो लॉरेंशियम और सियोबोर्जियम, इसको आप नोट करना। आगे बढ़ते हैं। What do atomic radius vary in periodic table, period and in a group? How do you explain the variation? क्यों ये होता है, जो भी होता है वो क्यों होता है, तो मैम हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, जिसे आप बोलोगे अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड मैम एटम की जो रेडियस है वो डिक्रीज करती है, और मैम इसका हम रीजन ये एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे अच्छे से लिखना है हमें रीजन, क्या रीजन है कि लेफ्ट टू राइट होता है क्या है मैम, एटम में शेल्स वेल्स का कोई खेल नहीं होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि देखो आगे बढ़ते बढ़ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, और वो और तेजी से एटम में इलेक्ट्रॉन को खींचता जा रहा है, और इस वजह से एटम का साइज जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है। वहीं जब हम बेटा बात करेंगे टॉप टू बॉटम विच इज डाउन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम डाउन अ ग्रुप, एटम की जो रेडियस है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, इसका मैम हम रीजन ये लिखेंगे क्योंकि नीचे आते टाइम नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है या रेडियस है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। विद इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रीजन this is due to continuous increase in the number of electrons, electronic shell or orbit numbers in the structure of atoms down a group, ठीक है। तो विद इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है नीचे आते टाइम, सही बात है भाई, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट में, क्लियर है, खुद से कर लोग बताओ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। हर रोज मैम उस तरीके से पढ़ती हूँ तब भी आंसर गलत कर देती हूँ, तो कोई बात नहीं, तो भी कोई बात, बिलीव मी यार कोई बात नहीं, तुम्हें अभी लग रहा है मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मैम आप ऐसे, मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी, क्योंकि सबके साथ ही होता है, जो आप बता रहे हो ना बेटा ये सभी के साथ होता है, कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा, 11th क्लास में शुरुआत में ये होता ही है, ये मैंडेटरी है, 10th में हुआ हो चाहे नहीं हुआ तब भी वो 11th में होता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, सिर्फ यही है, मैं आपको बोल रही हूँ ना रोज करती हूँ तो भी नहीं हो रहा, ऐसा मत सोचो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो उसको, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, और क्वेश्चन जब नहीं लगते हैं ना तो तब भी दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ आंसर देखो, बार बार आंसर देखो, क्या आंसर है उसको रिवाइज करो, आंसर को जब आप अपनी गलतियां निकालना सीखोगे ना आपको तभी याद होंगी चीजें और तभी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। किसे किसे क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। चलो फालतू क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना है केवल, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। हॉलीडे कब है, कल से है बेटा, एक हफ्ते की। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या होते हैं बताओ, नंबर ऑफ एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेम द स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर इन द फॉलोइंग एटम्स। तो फ्लोरीन माइनस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, सोचो, फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब क्या किया, 9 इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनस का मतलब है मैम उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, सोचो सोचो सोचो, सोडियम प्लस कर दो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मतलब आपने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। आर्गन क्या होता है, 18 18 18, कैसे लाओगे 18, 19 वाला कोई एलिमेंट उठा लो, है ना। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। पोटेशियम प्लस मतलब पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचेगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस 2 कर लोगे, मैग्नीशियम प्लस 2 का मतलब है मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
मैम 12 इलेक्ट्रॉन, +2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्लोरीन माइनस लिख सकते हो, सोडियम प्लस लिख सकते हो, है ना, सोडियम प्लस तो होते ही है, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रुबिडियम प्लस क्या लिखोगे, स्ट्रोंटियम लिख सकते हो, Sr +2, रुबिडियम के बाद आता है ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, तो उस तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। चलो भाई आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? मैग्नीशियम ठीक है। रुबिडियम 37 होता है बेटा, 37 हो गया प्लस, है ना, 37। तो जब उससे इससे ये 38 है, तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये भी 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने हमें करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये लिख दिया हमने। कंसिडर, प्यारा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, व्हाट इज कॉमन इन देम। पहले तो बताओ इनमें कॉमन क्या है। N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस, Na प्लस, Mg+2, Al+3। देखो एक तो मुझे कॉमन चीज दिख गई इन तीनों में, ये तीनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, मेरे ख्याल से इसमें भी यही है, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ओके, 7, 8, 9, 10 सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कॉमन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन सभी में मैम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, है ना, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस में हमें अरेंज करना है। अब ये तुम बताओगे मुझे, ये मैम को तुम बताओगे, बताओ। सभी में सेम इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। आप मुझे बताइए इनमें, तुम स्टार्टिंग के बस 3 एलिमेंट भी बता दो तो चलेगा, सोचो और बताओ। आप ध्यान से देखो, इनमें चार्ज लगा है, चार्ज मतलब ये आयनिक रेडियस की बात हो रही है, आयनिक रेडियस है ना, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस में हमने क्या पढ़ा है मैम, आयनिक रेडियस का हमने पढ़ा है ऑर्डर, क्या होता है, एनायनिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है मैम, बड़ी, फिर उसके बाद कैटायनिक, सॉरी एनायन, एनायन की रेडियस, फिर न्यूट्रल रेडियस, फिर कैटायन की रेडियस। क्यों, क्योंकि एनायन का मतलब क्या होता है, एन आयन, नेगेटिव आयन, उससे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। कैटायन क्या होता है मैम, उससे इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, ठीक। तो कैटायन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एटम का साइज कम होता जा रहा है, एटम का साइज कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन हट रहे पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है ना जो पहले थे, तो तेज से न्यूक्लियस खींच रहे अपनी तरफ कि अच्छा भाई कम इलेक्ट्रॉन हो, तुमको तो मैं घसीट लूंगा अपने पास। वही एनायन में क्या होता है, एटम का साइज बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ ही नहीं रहा है, तो एटम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ता है तो एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर आ ही गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी दिया फॉर सम रीजन, पता नहीं। चलो तो देखो देखो, सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है मैम नाइट्रोजन में, तो N3 माइनस आएगा सबसे ज्यादा। किसमें करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सबसे कम किसमें होगा, सबसे कम Al+3 में होगा, है ना, फिर उसके बाद Mg+2 में होगा, फिर उसके बाद Na+ में होगा, फिर उसके बाद किसमें आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। आया, क्लियर हुआ। इस चैप्टर में कितनी चीजें याद करनी है, याद क्या होता है, सब पढ़ के सब कुछ समझ, हर चैप्टर में सब पढ़ना है, सब याद करना है, ठीक है। मैम मुझे भी आपकी तरह ट्रिप में जाना है, कहाँ जा सकता हूँ बेटा, जिस हिसाब से तुम, बजट क्या है तुम्हारा, जितना तुम्हारा बजट है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जगह ट्रिप की पता है क्या है, डिप्रेशन। बजट बजट नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, ट्रिप पे पढ़ लो पहले, ठीक है। तो चलो भाई ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। बाकी एनायन, न्यूट्रल, कैटायन सब बता दिया मैंने आपको, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड आयन आर लार्जर। मैंने अभी अभी जस्ट बताया वहां पे पीछे, है ना, तो रीड कर लेते हैं। कैटायन इज स्मॉलर, क्यों, क्योंकि अभी बताया फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, न्यूक्लियस चार्ज तो वही है पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो न्यूक्लियस तेज से खींच लेगा। व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, साइज ऑफ एन आयन विल बी लार्जर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ेगा और न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरीके से कम हो जाएगा, तो एटम की रेडियस बढ़ जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं आया, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं आई हमारे बच्चों को, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं आई हमारे बच्चों को, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड,
आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 100 रुपए की ट्रिप ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ 100 रुपए में तुम बस उसी जगह जा सकते हो, ट्रिप की सबसे बेस्ट लोकेशन। ठीक है, मुझे पता है ना तुम्हें यही बोलना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, किसी एक एटम के ग्राउंड स्टेट की हमें एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। हिंट क्या है, अप्लाई द आइडिया ऑफ मोल कांसेप्ट टू डिराइव द आंसर। अच्छा तो ध्यान सुनो क्वेश्चन को, ध्यान सुनो क्वेश्चन को, सुनो 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 सुनो, क्लियर था ना वो? वेरी गुड। तो देखो क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें कुछ दी हुई है और हमें वो बोल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी बताइए हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, कितना 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 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें एनर्जी पता है, बेसिकली एनर्जी कितनी एनर्जी गिवन है, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है, 10 की पावर माइनस 18। अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बोला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज कैलकुलेट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द, तो ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो एक मोल हाइड्रोजन के लिए निकाल लो, एक मोल हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर 18 है ना, 6.022 या 23 लिख देना, है ना, इंटू 10 की पावर 23। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करो, एक आंसर आएगा। अब सुनो, उन्होंने बोला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जो भी एनर्जी हमारी आएगी इनिशियली, उसमें से माइनस कर दो जो भी ग्राउंड स्टेट वाली है। ठीक है, इनिशियली मतलब इंफिनिटी, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और आके किसी भी XYZ कुछ भी मान लो यहाँ पे आके गिर रहा है। इंफिनिटी में एनर्जी कितनी होती है, 0 माइनस जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया हो, नेगेटिव में आंसर आया होगा कुछ, है ना, तो इसको लिख लो, लिख लो यहाँ पे 2.18 इंटू 6.023 से मल्टीप्लाई करना, माइनस का 18 है 23, तो 23 माइनस 18 कर देना, जो नंबर ऑफ 10 की पावर बचे उसको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं 1.312 10 की पावर 6, ये आ रहा था आंसर समथिंग, है ना। तो इसको आप 0 में से माइनस कर दो, तो माइनस का 1.312 इंटू 10 की पावर 6, मैं से रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से सुनना। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1.312 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा जूल पर मोल। एक बार वापस सुनना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार वापस सुनना, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ आया हो, तो ध्यान सुनना, फिर से बता दूं ना एक बार, वापस एक बार सुनना। ये बोल क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जब वो था तो ये उसकी एनर्जी थी, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बैठा हुआ है ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी यहाँ पे ये लिखी हुई है। हमें निकालना आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। मतलब एक एटम है हमारे पास, हमारे पास एक एटम है, एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हम उसे कितनी एनर्जी दे, हम उसे कितनी एनर्जी दे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक, तो हमने बोला कि ठीक है, तो पहले तो हम एक मोल एटम की बात करेंगे, हम किसी एक एटम की बात नहीं करते, हम एक मोल के हिसाब से उस चीज को निकालते हैं। ठीक है, उसने बोला भी था मोल कांसेप्ट को यूज करना, तो एक मोल हाइड्रोजन की जब आप बात करोगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने बोला इतने यहाँ पे क्या है, एक मोल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ये है, एक हाइड्रोजन एटम की, एक मोल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमने बोला इतनी है। ठीक है, अब जब आप एनर्जी दे रहे हो तो कहां से कहां तक दे रहे हो, तो हमने बोला मान लो कि इंफिनिटी से उसको कहीं फेंकना है हमको, उठा के इंफिनिटी से उठा के कहीं पे रखना है, तो इंफिनिटी में एनर्जी 0 होती है ना, इंफिनिटी से लाने, मान लो यहाँ पे हमने बोला इंफिनिटी पे एनर्जी 0 लगी, माइनस जो भी हमने एनर्जी निकाली, तो यहाँ से हमारा आंसर पॉजिटिव में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान से फिर से सुनो एक और बार, थर्ड टाइम, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 मोल एटम की हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, तो कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जो भी इंफिनिटी में है माइनस जो भी ग्राउंड स्टेट में, जो मैंने आपको लिखा है ना, यहाँ पे आई लिख दो, जी लिख लो, जो भी लिख लो, है ना, ग्राउंड स्टेट ऐसे लिख लो, ग्राउंड स्टेट में जो थी। ठीक है, इसको लिखा, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई माइनस किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सिंपल सा आपका एक क्या बोलते हैं अप्रोच होनी चाहिए, पहले आपको एक मोल के लिए आंसर निकालना होता है, और फिर उसके बाद अगर कोई आपको शेल बताए नहीं कहां से कहां तक, तो आप इंफिनिटी से लेकर ग्राउंड स्टेट माइनस कर देना। अगर उसने शेल बताया होता तो फिर आपको पता है ये फाइनल इनिशियल आप माइनस कर देते। ठीक है, यस, चलो 10 की पावर 5 आएगा क्या मैम, तो आपने 13.12 लिखा होगा बेटा, इसलिए वो आ रहा होगा 5, है ना, तो चेक कर लेना आपका आंसर, ये मैथ ये सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Among the second period elements, the actual ionization enthalpy are in the order this। वो बोल रहे हैं कि सेकंड पीरियड में अगर हम देखें असलियत में क्या, रियल वाली लाइफ हमने पढ़ाई थी, है ना, तो बोले देखे तो इस तरीके से होनी चाहिए भाई, इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए। अब आपको बताना है इसमें बेरिलियम हैज ज्यादा एंथैल्पी देन बोरॉन, क्यों, तो देखो बेरिलियम होना क्या चाहिए,
बेरिलियम जो है वो इस तरीके से है ना, और होना क्या चाहिए था, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, इस तरीके से होना चाहिए था। तो बोल रहे बेरिलियम क्यों आगे है, बेरिलियम क्यों ज्यादा हुआ, सबको पता है ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होता है, तो कुछ नहीं करो, सीधा सीधा इसको नोट करो, बेरिलियम है ना, और बोरॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम मैम 4 है, 4, और इसका कितना है 5 है, ठीक है, तो 4 मतलब 1s2 2s2, ये क्या है 1s2 2s2 2p1। मैम ये दिख गया हमको, ये भाई साहब मैम स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी जो इंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी मैम, फॉर श्योर वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इंथैल्पी कैसी होगी, ज्यादा होगी। या आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, क्योंकि मैम ये स्टेबल है, इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर ये स्टेबल है तो मैम सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन लेना, इसको इलेक्ट्रॉन देना, दोनों चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। यस और नो, याद है एक्सेप्शन, याद है एक्सेप्शन, यस और नो, यस और नो। आज मजा आ रहा है पढ़ने में क्योंकि ये सब आता है, थैंक यू मैम। ये वाला एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला दिमाग अच्छा लगता है, पढ़ के आए, हमको मजा आ रही है, हमको सब आता है ना। बेरिलियम स्टेबल, वैसे हमें सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया था, मुझे पता था आप बता लोगे, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन हैज लोअर देन नाइट्रोजन फ्लोरीन, अरे यार तो ऑक्सीजन लिख लो, नाइट्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन क्या है 1s2 2s2 2p2, 2 3 4 5 6 2p4, ठीक है, ये हो गया। और क्या नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन क्या है 1s2 2s2 2p3, 3 4 5 6 7 है ना, तो ये क्या हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है मैम, है ना। देखो यहाँ पे कैसे हम मेंशन करेंगे इसको, इन केस ऑफ बेरिलियम द आउटर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s बेरिलियम this it is present in this, since this are most strongly attracted by nucleus 2p electrons, therefore less amount of energy will be required to knock out an electron, मतलब कम एनर्जी देके तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है, यही सेम चीज हमने पढ़ी। वही बेरिलियम में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, है ना, तो मैंने यहाँ पे आपको बोला भी मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इस पे आप बोलोगे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब लिख दो, वी कैन सी दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और ये सारी कहानी बताओ क्लियर है, रीड कर लोगे, रीड कर लोगे, वही तो सब लिखा है जो बताया, जो बताया एग्जैक्टली वही सब लिखा है, यस और नो, यस और नो, जो बताया एग्जैक्टली वही सब लिखा है, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। How would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? तो भाई वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है, सोडियम और मैग्नीशियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो वो बोल रहे हैं आप ये कैसे बताएंगे कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है, क्यों कम है सोचो, देखो इससे जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपको डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो इसकी जो फर्स्ट आईई होगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो 1 होगी वो ज्यादा लगेगी हमारे पास, यस और नो बताओ। जब आप इसमें देखोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है भाई, उससे तुम सोचो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, नहीं मैम ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, भाई इससे जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में थोड़ा आसानी रहेगी, इजी होगा, है ना, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसकी IE2 कैसा हो गया, ये कम हो गई, कम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेस हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन देखो, जैसे ही ये वाली कहानी हो गई मैम, अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा, अरे बाप रे, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, और ये कैसा है भाई, पी फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है एकदम, मैम बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी मैम, इतनी जल्दी थोड़ी वो इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसकी ज्यादा हो जाएगी। वही सेकंड आयनाइजेशन इसकी कैसी होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, है ना, रिमूव करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी उसके कंपैरिजन में। तो पूरा खेल मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो कैसे लिखा होगा उन्होंने, ये देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी दोनों की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन बोथ द केसेस हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द 3s ऑर्बिटल, 3s से हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, लोअर देन मैग्नीशियम आ जाएगा क्योंकि क्या है, न्यूक्लियर चार्ज लिख दो, सारी कहानी लिख दो, ठीक है। आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आपको निकालना है तो स्टेबल से निकालना है, यहाँ पे
जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए वो वैल्यू हाइयर हो जाएगी सोडियम के लिए, है ना। तो ये हाइयर हो जाएगा दैन मैग्नीशियम। बताया, क्लियर हुआ? क्लियर 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 क्लियर, बहुत सारे क्लियर खुद से आगे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर दिस। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड? देखो तुम्हें दिख गया कौन सा वाला ग्रुप है, बोरॉन फैमिली। डब्लू किसे किसे याद है? 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 1 2 3 4 5। हमने याद क्या किया था? 1 5 3 2 4। किसे किसे याद है? 1 5 3 2 4। बाबा, अली, गए, इंडिया, तेल लेने, ये था, है ना। सबसे ज्यादा किसकी है आयनाइजेशन? क्या पूछा? आयनाइजेशन ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो सबसे ज्यादा बोरॉन की होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी? किसमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर? चलो ऐसे ही बताना है ना। बोरॉन की होगी, उसके बाद किसकी होगी? थैलियम की होगी, थैलियम थैलियम थैलियम, इंडियम नहीं गैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये ऑर्डर था, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा 5, सॉरी 1, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 4। याद आया? 1 5 3 2 4 ट्रिक से याद था ना? अगर ट्रिक से आता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी उसने थोड़ा बहुत लिख के भी दिया था, तो हमें इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। दिस डिक्रीज करेगा, 10 में आएगा। अच्छा मैंने सारा रीजन भी बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह लग रहा होगा ना, ट्रांजिशन स्टेट लग रहा होगा, देयरफॉर देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाएगा, और ये डब्ल्यू की वजह से हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैंने सेम ऑर्डर आपको लिख के दिखा दिया, सेम ऑर्डर हमने लिख के दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने साइन वो कर दिया क्या? रुको रुको रुको, साइन भी सही कर लो। साइन साइन साइन, बोरॉन सबसे ज्यादा है, फिर थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, है ना, ये था, ठीक है। ये ऑर्डर था। किसे किसे याद है? याद है याद है याद है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि हमने इस ट्रिक के थ्रू इसको पूरा समझ लिया था, और अगर ये ट्रिक के थ्रू तुम्हें याद होगा तो इतनी जरूरत नहीं है मेहनत करने की। ट्रिक के थ्रू हमें पूरा याद है, फिर वही ब्लफ वाला खेल है पूरा, है ना, फिर तो वही पूरा ब्लफ वाला खेल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात भी सबको समझ में आ गई होगी। आगे के क्वेश्चंस मैम हम लगा लेंगे। हाँ बेटा मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट, तो थोड़ा सा पढ़ लो फिर हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following pairs of the elements would have more negative electron gain enthalpy? किसकी ज्यादा negative electron gain enthalpy होगी? यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, देख लेना किसमें कैसा चार्ज आ रहा है, उस हिसाब से आपको लिख देना है। Would you expect first ionization enthalpy of two isotopes the same element of the same element to be the same or different? सोचो yes or no। क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है किसी एक आइसोटोप की, आइसोटोप का मतलब क्या होता है मैम? सेम एटॉमिक नंबर, Z की वैल्यू सेम होगी, मास नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो बोल रहे हैं वुड यू एक्सपेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दोनों आइसोटोप्स की वो सेम होगी? आंसर इज यस। यस और नो? सोचो यस। क्यों? क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, आपने बोला आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, न्यूट्रल के लिए, है ना, न्यूट्रल के लिए। तो यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है वो बराबर पड़ेगी हमारे लिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो जितनी एनर्जी पहले वाले को दोगे उतनी दूसरे वाले को दोगे, तो आइसोटोप्स के लिए ये वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बतानी है, दिस वेयर एज दिस एक्सप्लेन बाय। अच्छा वो ये बोल रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। आप देखो ये एक किसके एलिमेंट है? ग्रुप 1 के, है ना। तो ये बोल रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक। वहीं जब आप ग्रुप 17 की बात करते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, तो ये उल्टा बढ़ रहा है। क्या ये होता है? पहले तो ये बताओ। हाँ होता है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा है? दो नेचर होते हैं मैम, एक होता है मेटालिक कैरेक्टर, एक होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, है ना। तो जब आप मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हो तो हमने क्या पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम नीचे आते टाइम मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? नीचे आते टाइम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना। ये मैंने आपको जनरल ट्रेंड में बताया था। वही जब आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करोगे तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम आने पे क्या करता है? डिक्रीज करता है। बाकी रीजन आपको पता ही है,
रीजन आपको पता ही है, नॉन मेटालिक में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं मैम, नॉन मेटालिक में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, तो इस वजह से है ना, इस वजह से एटम का साइज में डिफरेंस आ रहा होता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। क्लियर क्लियर, तो पूरा लिख लेना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी वो भी इस तरीके से बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है, ग्रुप 1 इंक्रीजेस और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, चलो असाइन द पोजीशन ऑफ द, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पोजीशन बताना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, एक मैं कर रही हूँ दूसरा आप करना। ठीक है, देखो NS2 NP4 और n की वैल्यू उसने कितनी बोली 3, n की वैल्यू उसने कितनी बोली 3। ठीक है, तो आपको बोल रहा है आप इसकी पोजीशन बताइए। पोजीशन कैसे निकालोगे, लास्ट शेल उसने बोला 3 है, तो यानी कि ये क्या है 3p4। यार कोई बताओ, बड़ी बात है, 3p4 है, आपको बताना है ये कौन से पीरियड में बैठा है, कौन से ब्लॉक में बैठा है, कौन से ग्रुप में बैठा है। कौन सा पीरियड होगा बताओ मैम, थर्ड पीरियड होगा, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3, थर्ड पीरियड। ब्लॉक कौन सा है, p ब्लॉक। ग्रुप कौन सा है, p ब्लॉक में कैसे निकालते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 12 प्लस 4 कितना आ गया 16, 16th ग्रुप, 16th ग्रुप में बैठा हुआ है। बोलो आया, किसे किसे आया, किसे किसे क्लियर हुआ। मैम छुट्टी हो गई, टाइम हो गया, पता है बेटा, पता है, पता है, छुट्टी तो हो ही गई तुम्हारी, तो एक हफ्ते की छुट्टी है, 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो यार, उसके बाद तुम्हें एक हफ्ते तक नहीं मिलना है मुझसे, मैं और तुम एक दूसरे से एक हफ्ते तक नहीं मिलने वाले हैं, और तुम कह रहे हो मैम छुट्टी कर दीजिए। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे में करेक्ट आंसर्स आ गए थे ऑलरेडी। ठीक है, अब करते रहोगे, बताओ ये देखो 4, n की वैल्यू 4 है तो 4 रख देना। ठीक है, n की वैल्यू 6 है तो 6 रख देना हर जगह पे, इस तरीके से आपको इसको रखना है। यहाँ पे आंसर लिखा होगा, एक बार इसको चेक जरूर कर लेना। ठीक है, बस ये याद रखना कहाँ पे क्या है ना। अब उसने बोला n की वैल्यू 4, तो तुम कहाँ रखोगे, NS में या n-1d में, ऑफकोर्स NS में रखोगे। ठीक है, 4s2 और 3d2 आएगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे पुट कर देना। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का सेशन। क्या आपको बेटा ये चैप्टर परफेक्टली क्लियर हुआ, परफेक्टली क्लियर हुआ, हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आई हर एक चीज, हाँ अच्छे से समझ में आई। मैंने इसकी सीपीपी अपलोड करवा दी, एक बार चेक करना, सीपीपी वाले सेक्शन में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर अपलोड हो चुका है, अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं, 15-20 क्वेश्चन है मैक्सिमम, आपको बहुत खींच के 2 आवर्स लगेगा, सॉल्व जरूर करना बेटा, सॉल्व जरूर करना। ठीक है, और इसके बाद आपकी है वेकेशंस, अब आपकी 1 वीक की छुट्टी, 8 दिन के आसपास की आपकी छुट्टी है, संडे टू संडे तक की। ठीक है, संडे से संडे तक की छुट्टी है, तो यार मैम तुमको मिलेगी नहीं, तुम भी मुझे नहीं मिलोगे, एक हफ्ते तक वापस से हम दूर जाने वाले हैं। ठीक है, वापस से, अभी पहले भी मैं लीव पे थी 2 दिन, तो वहां भी नहीं मिल पाए, फिर एक हफ्ते के लिए मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, तुम चाहे जितना खुश हो, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ठीक है, सो ऑफकोर्स हम काफी टाइम तक नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, सिर्फ आप सीपीपी कर लेना, दैट इज योर होमवर्क। बाकी बेटा सिर्फ बैकलॉग कवर करना। ठीक है, बैकलॉग्स कवर कर लेना। अब बैकलॉग्स का मतलब ये नहीं है कि आपको केमिस्ट्री केवल, मैं आपको कोई भी होमवर्क इसलिए नहीं दे रही हूँ, और आई थिंक बहुत सारे टीचर्स भी नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि हम लिटरली चाहते हैं कि आप इन 8 दिनों में कुछ भी छूटा हो, कोई चैप्टर, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट का, मेक श्योर आप उसे अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। देखो इतना मुश्किल नहीं होगा कुछ भी आपको, मुझे पता है आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको चीजें और डिफिकल्ट लगने लग जाएंगी, तो डिफिकल्टी लेवल क्लास 11 क्लास 12 में कम नहीं होता है, किसी भी चैप्टर में कम नहीं होता, हर चैप्टर का अपना एक डिफिकल्टी लेवल होता है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चीजों को आप आसान बना सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली बस रिवाइज करते हुए चलो, और अगर आप कंसिस्टेंटली रिवीजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, इट इज मोर देन इनफ, मतलब आपकी क्लास के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इनफ है। इसके अलावा आप किसी कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो, तो बिलीव मी मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपको वहां पे भी हेल्पफुल होंगी, आपको ट्रिकी तरीके से भी अगर आपको सॉल्व करने को पूछा जाए तो आप आसान तरीके से उसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी चीजें इस तरीके से हम अपना अप्रोच ही रखेंगे हर एक सेशन का। लेकिन आपका यहाँ पे काम ये बेटा, अपने बैकलॉग्स कवर कर लो, किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है मैम, आप कहीं घूमने जा रहे हो, चली जाऊं क्या? अभी तो होके आई हूँ यार, पैसा वैसा बचा नहीं है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है मेरा। ठीक है, तो तुम लेकिन घूमने मत जाना, और जाना है तो चले जाना। देखो ये मैं कभी नहीं कहती भाई कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मस्ती छोड़ दो, या ये बिल्कुल जरूरत नहीं, चिल रहो लाइफ में, कुछ पढ़ाई ही है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो आपको आपके ऊपर टूटना है, तो आपको दिन रात बस पढ़ना है। पढ़ो, अच्छे खासे पढ़ो, मैं हमेशा बोलती हूँ ट्राई टू बी एक्टिव, है ना, थोड़ा एक्टिव रहो, हर चीज, खेलकूद भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमने जाओ, जो करना है कर लो, पर आपको अपना तरीका समझना है। अगर घूमने जा रहे हो ठीक है, नहीं जा रहे हो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फिक्स करना है कि यार हमें पढ़ना है भाई, हम कहीं भी चले जाए, चले गए तो आके 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेंगे, छुट्टी थी तो। ठीक है, तो इस तरीके से 8 दिन का थोड़ा सा बेनिफिट उठाना, और अच्छे से बैकलॉग्स को कवर करो, बैकलॉग्स नहीं है तो अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ और सीपीपी लगाओ, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था तो उसको देखो,
अच्छे से ये सब कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर अ वीक। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तो मैं अब आपसे पूरे 8 दिन के बाद मिलने वाली हूँ। आई मिस यू ऑल, ठीक है। ऐसे मैं बोलती नहीं हूँ, बट चलो ठीक है यार, बहुत याद आएगी तुम्हारी। तो मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मिलते ही, विच इज अपना चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और या रिडॉक्स, जो भी आप बोलोगे, एक चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक। बैकलॉग्स का मतलब है, बैकलॉग्स का मतलब जो तुम्हारे बन गए बेटा, जो तुमने पढ़ा नहीं है वो,